जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। जितने भी साथी मेरे बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों को लेके आए हैं। हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से और थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे साथियों। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है कि यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ रही है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का त्वरण प्रदर्शित करती है। बताइए, किसी वस्तु की चाल बढ़ रही है तो वो किस प्रकार का त्वरण प्रदर्शित करेगा साथियों। क्या वो आपका ऋणात्मक त्वरण प्रदर्शित करेगा, या फिर शून्य त्वरण प्रदर्शित करेगा, या फिर धनात्मक त्वरण प्रदर्शित करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि अगर किसी वस्तु की चाल बढ़ रही है तो वो किस प्रकार का त्वरण प्रदर्शित करेगा। देखिए, त्वरण से रिलेटेड ना आपके एग्जाम में और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे में देखिए, कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं त्वरण के बारे में कि त्वरण जो आपका है ना साथियों, ये पॉजिटिव भी होता है, ये आपका नेगेटिव भी होता है और ये आपका शून्य भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि त्वरण आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है साथियों। और देखिए, त्वरण का ना आपको एसआई मात्रक भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। और त्वरण के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि त्वरण आपका क्या सदिश राशि है। क्या साथियों, त्वरण आपका सदिश राशि है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ रही है तो कि वो किस प्रकार का त्वरण प्रदर्शित करेगा। तो देखिए, चाल बढ़ रहा है तो आपको पता है कि चाल बढ़ रहा है मतलब कुछ हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, वो आपका धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक त्वरण हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर देखिए क्या बोलता कि चाल अगर घट रही है तब उस कंडीशन में क्या हो जाता, ऋणात्मक त्वरण हो जाता साथियों। तो देखिए, इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे, इसके बाद पहले सवाल के बाद बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने में, पढ़िएगा आप लोग साथ में, कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है। बताइए, देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लेते ये वाला माध्यम हवा है और दूसरा वाला माध्यम ये पानी है, और बोला है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है साथियों। क्या तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, या तरंग दैर्घ्य घट जाती है, या फिर साथियों तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है, या फिर साथियों पहले बढ़ती है फिर घटती है। आप इस सवाल का आप जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ये बात तो तय है कि तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा, ये बात तय है साथियों। तो तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, तो वो डिपेंड करता है ना साथियों कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। लेकिन यहाँ के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, घट जाती है। यहाँ के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, घट जाती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य जो है ना वो डिपेंड करता है कि प्रकाश जो है वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, सरल से विघन में जा रहा है या फिर विघन से सरल में जा रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए, आप एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि इनमें से क्या नहीं बदलता है। तो देखिए, आवृत्ति जो है ना साथियों, आवृत्ति चाहे प्रकाश की किरणें किसी भी माध्यम से किसी माध्यम में चले जाए तो आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं आता है साथियों। उसके अलावा जैसे वेग में बदलाव आ जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य में बदलाव आ जाता है साथियों, लेकिन आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं आता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 2 के बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने में है। तीसरा प्रश्न आप देखिए कि जब कोई तत्व रेडियोधर्मी क्षय करता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन किस कारण होता है। देखिए, जब कोई भी तत्व ना क्या करता है, रेडियोधर्मी क्षय करता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन किस कारण होता है साथियों। क्या केवल अल्फा उत्सर्जन से होता है, या फिर केवल बीटा उत्सर्जन से होता है, या फिर साथियों गामा उत्सर्जन से होता है, या फिर दोनों अल्फा और बीटा से। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या ना वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर के क्या किया जाता है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या पता चलता है कि उसका द्रव्यमान कितना है साथियों। तो द्रव्यमान का पता लगाने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए साथियों। तो देखिए, अब क्या होता है कि जब कोई तत्व रेडियोधर्मी क्षय करता है,
ठीक है, तो उसके द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन किस कारण होता है? तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा केवल अल्फा उत्सर्जन से। किससे साथियों? केवल अल्फा उत्सर्जन से हो जाएगा, यानी 2 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आप समझिएगा कि अल्फा उत्सर्जन में क्या होता है कि एक बार अगर अल्फा उत्सर्जन होगा ना, एक अल्फा कण में, आप ध्यान रखिएगा, एक अल्फा कण में कितना होता है साथियों? एक अल्फा कण में आप लोग ध्यान रखिएगा कितना प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। अब बताइए, एक अल्फा कण का अगर उत्सर्जन होगा तो उसमें क्या होगा? 2 प्रोटॉन कम होगा और 2 न्यूट्रॉन कम होगा, कुल मिलाकर के 2 और 2 4, यानी उसकी द्रव्यमान संख्या में कितना कमी हो जाएगा साथियों? 4 की कमी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 आपके सामने में है कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, में परिवर्तित करता है? बताइए कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है साथियों? क्या आपका ग्लूकागोन, या फिर साथियों इंसुलिन हार्मोन, या फिर साथियों एड्रेनाइलिन हार्मोन, या फिर साथियों थायरोक्सिन हार्मोन? तो देखिए आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन ना, ये आपका कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से साथियों? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ पे है? तो गले में पाया जाता है। अगर थायरोक्सिन की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा साथियों? घेंगा नामक रोग होता है। इस बात को आप जानते हैं, इसलिए डॉक्टर आयोडीन खाने का सलाह दिया जाता है। और एड्रेनालिन हार्मोन जो है साथियों, इसको लरो या ओरो हार्मोन कहा जाता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है कौन? तो वो हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। कौन साथियों? इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगर यहाँ से आपका ये भी सवाल पूछ दे कि प्रिय साथियों बताइए कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, तो ये आपका अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से आपका स्रावित होती है साथियों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अग्नाशय को ना मिक्स ग्लैंड कहा जाता है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो चलेंगे, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 के बाद पढ़ेंगे 5वां प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने है कि यदि pH मान 7 से कम हो तो वो विलयन होगा। देखिए कोई भी विलयन है, उसका pH मान 7 से कम होगा तो वो विलयन कैसा होगा? क्या साथियों वो तटस्थ होगा, या फिर क्षारीय होगा, या अम्लीय होगा, या सूखा होगा? तो देखिए आप लोग जान लीजिए कि ये ना एक pH स्केल होता है, जिसमें ना आपका क्या होता है? 0 का मान होता है 7 और 14। अगर आपका कहाँ से 7 से अगर कम होगा साथियों, pH मान 7 से कम होगा, 7 से कम की ओर होगा, तो आपको क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इस बात को आप जानते हैं। उसके बाद देखिए अगर 7 से अधिक की ओर होगा तो आपका क्षारीय होगा साथियों, आपको क्या होगा? क्षारीय होगा। लेकिन आपका 7 अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, नहीं उदासीन बोलते हैं साथियों। तो देखिए क्या बोला है कि 7 से कम हो तो वो विलयन क्या हो जाएगा? तो वो विलयन आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए 6ठा प्रश्न आपका कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती है? क्या साथियों अनुदैर्ध्य होती है, या अनुप्रस्थ होती है, या मिक्स्ड होती है, या फिर अस्थायी तरंगे होती है? फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो कैसी होती है साथियों। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना, ये आपका ना निर्वात में भी यात्रा कर सकते हैं। कहाँ पे? निर्वात में भी विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। किसमें साथियों? निर्वात में भी ये यात्रा कर सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ना क्या अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। यानी ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ये आपका निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न आपका है कि प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल वॉल किस पदार्थ का से बनी होती है? बताइए। जो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाई जाने वाली सेल वॉल, यानी सेल वॉल जो इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल को क्या किस नाम से जाना जाता है साथियों? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? क्या आपका कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है, या सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर ग्लाइकोजन की बनी होती है, या साथियों स्टार्च की बनी होती है? फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए पादप कोशिकाओं में ना जो कोशिका पाया जाता है उसमें ना कोशिका भित्ति होता है। और ये कोशिका भित्ति आपका किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका साथियों? सेल्यूलोज का बना होता है, यानी सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज का बना होने के कारण ही कोशिका भित्ति क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है साथियों? स्ट्रॉन्ग यानी कठोर होता है। इस बात को आप ध्यान
रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण में उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण में उत्पाद क्या है, यानी कौन सा इसका उत्पाद हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पाद निकल के आता है साथियों, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या फिर C6H12O6 और ऑक्सीजन, या फिर साथियों हाइड्रोजन और C6H12O6, या फिर साथियों केवल ऑक्सीजन। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पाद निकल के आता है, यानी क्या उसका उत्पाद होता है साथियों। तो देखिए आप ना फटाफट रिएक्शन कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है, CO2 + H2O, ये होता है। ये आपका किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और आपका सनलाइट की मौजूदगी में क्या होता है, आपका क्या बनाता है साथियों, ये आपका C6, रुकिएगा थोड़ा सा, ये आपका बना देता है C6H12O6 + O2, इस तरह लिख लीजिए। तो देखिए साथियों आपको सवाल पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पाद है वो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाता है, ग्लूकोज हो जाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन हो जाता है। यानी अगर यहाँ से पूछ देता कि मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो मुख्य उत्पाद आपका हो जाता कौन साथियों, ग्लूकोज हो जाता। और अगर पूछता कि बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाता साथियों। इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए 8 के बाद बढ़ेंगे 9वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न का 9 आपके सामने में है कि क्रोमोसोम में जीन किसका बना होता है। देखिए क्रोमोसोम में ना जीन किसका बना होता है, क्या जीन प्रोटीन का बना होता है, या फिर जीन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, या फिर जीन DNA का बना होता है, या फिर साथियों जीन RNA का बना होता है। फटाफट आप जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 9 का क्या आंसर हो जाएगा कि क्रोमोसोम में जीन किसका बना होता है। और आप लोगों को ना प्यार से ये भी बताना है कि मानव में ना सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, मानव में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है साथियों। तो देखिए क्रोमोसोम में ना जीन किसका बना होता है, तो आपका DNA का बना होता है। किसका साथियों, DNA का बना होता है। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी सवाल पूछ देते हैं कि DNA का फुल फॉर्म बता दीजिए साथियों, तो उसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और DNA को एक और नाम से जाना जाता है, इसको ना जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। क्या साथियों, जेनेटिक मटेरियल के नाम से इसको जाना जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल जिसको अनुवांशिक पदार्थ के नाम से, इसको हिंदी में बोलेंगे अनुवांशिक पदार्थ के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न आपका है कि ओम का नियम केवल उन्हीं परिपथों में लागू होगा जो, ओम का नियम केवल उन्हीं परिपथों में लागू होगा जो, पहला ऑप्शन क्या साथियों, AC पर काम करता हो, या फिर DC पर काम करता हो, या फिर साथियों तापमान पर निर्भर ना हो, या फिर साथियों तापमान पर निर्भर हो। तो देखिए ओम का नियम आपका क्या होता है, V = IR। ये आपका क्या साथियों, ओम का नियम है, यानी V = IR। अब बोला है कि ओम का नियम किस में लागू होगा, केवल उन्हीं परिपथों में लागू होगा जो क्या होगा साथियों, जो तापमान पर निर्भर ना हो। क्या हो जाएगा, जो तापमान पर निर्भर ना हो उन पर क्या होता है, ओम का नियम आपका लागू होता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और कभी कभी सीधे एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा ओम का नियम है, आपको ये वाला भी सवाल पूछा जाता है साथियों। इसलिए सारी बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिए 10 के बाद बढ़ेंगे 11वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 11 आपके सामने में है कि किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम क्या दर्शाता है। देखिए पहली बात तो संवेग ना साथियों, संवेग को यानी P से इंडिकेट किया था, किससे, P से। और P = क्या होता है, M × V होता है। P = क्या होता है, M × V होता है साथियों। रुकिएगा थोड़ा सा, इसको बढ़िया से हम लिख दे रहे हैं। P = क्या होता है साथियों, ये होता है आपका M × V होता है। अब देखिए M × V यानी M आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। M यानी मास बोले तो द्रव्यमान हो जाएगा। और V आपका वेलोसिटी यानी जिसको वेग कहते हैं साथियों। अब आप देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, यानी संवेग को कौन दर्शाता है, क्या बल गुना दूरी यानी बल गुना दूरी, ये बिल्कुल नहीं होगा साथियों। क्या वेग × त्वरण हो जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका साथियों। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान × वेग हो जाएगा, यानी मास × वेलोसिटी। यानी संवेग बराबर क्या होता है, मास × वेलोसिटी होता है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। तो बोलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 11 के बाद बढ़ेंगे 12वां प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने में है। 12वां प्रश्न आप लोग पढ़िए कि जब किसी द्रव को एक संकीर्ण नली में डाला जाता है
और वह ऊपर चढ़ता है तो ये किस प्रभाव के कारण होता है। बताइए कि जब किसी द्रव को एक संकीर्ण नली में डाला जाता है और वो ऊपर चढ़ता है तो ये किस प्रभाव के कारण होता है। क्या साथियों ये गुरुत्व बल के कारण होता है, या फिर केशिका क्रिया द्वारा यानी कैपिलरी जिसको बोलते हैं, या फिर साथियों गुरुत्वीय खिंचाव के कारण होता है, या फिर विसरण द्वारा होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, केशिका क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, केशिका क्रिया द्वारा। अब देखिए साथियों केशिका क्रिया द्वारा और कौन कौन सी घटना होता है वो भी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए सारे बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा कि देखिए क्या होता है इसका साथियों, 12वां प्रश्न है कि पौधों में पानी का जो परिवहन होता है ना, पौधों में इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पौधों में पानी का जो परिवहन होता है, जैसे ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो वो भी आपका किसकी वजह से होता है साथियों, वो आपका केशिका क्रिया द्वारा ही होता है। यानी पौधों में पानी का परिवहन केशिका क्रिया द्वारा ही होता है साथियों। और देखिए हमारे शरीर में जो रक्त का संवहन होता है, हमारे शरीर में रक्त का जो संवहन होता है ना साथियों, ये भी आपका किसकी वजह से होता है, ये भी कौन सी क्रिया द्वारा होता है, तो ये भी आपका केशिका क्रिया द्वारा होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बाहर के बाद बढ़ेंगे 13वां प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने में है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। बताइए प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। क्या साथियों माध्यम की मोटाई बदलने से, या फिर प्रकाश की दिशा बदलने से, या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वेग बदलने से, या फिर तापमान बढ़ने से। तो देखिए साथियों प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। आप देखिएगा कि जैसे एक माध्यम मान लेते हैं यहाँ पे हवा है, और दूसरा माध्यम यहाँ पे मान लेते हैं साथियों पानी है। तो प्रकाश की किरणें क्या होता है कि एक माध्यम से, जैसे ये आपका अभिलंब है, और रुकिएगा अभिलंब ही टेढ़ा हो जाता है, ये आपका देखिए इसको अभिलंब मान लेते हैं। तो प्रकाश की किरण इस तरह से आएगा ना साथियों हवा से, उसके बाद यहाँ पे वो सीधे इस तरह से पार नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा अभिलंब की ओर ना थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है साथियों, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वेग बदलने से, जब वो देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और उसका वेग में जो बदलाव आ जाता है, इस वजह से क्या होता है साथियों प्रकाश का अपवर्तन होता है। साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए प्रकाश के अपवर्तन में ना वो जो प्रकाश की किरणें हैं वापस उसी माध्यम में नहीं आती, बल्कि दूसरे माध्यम में चले आती साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या 14 आपका है कि रेडियो एक्टिव तत्वों का अर्धायु काल किस पर निर्भर करता है। देखिए जो रेडियो एक्टिव तत्व है साथियों, उसका अर्धायु काल अगर आपको पता करना है तो वो किस पर निर्भर करता है। क्या वो तापमान पर निर्भर करता है, या द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर तत्वों के प्रकार पर जिसको प्रकृति बोलते हैं, या फिर समय पर साथियों। तो देखिए रेडियो एक्टिव तत्वों का जो अर्धायु काल है ना साथियों, वो आपका किस पर, तत्वों के प्रकृति पर यानी तत्वों के प्रकार पर वो निर्भर करता है। किस पर, तत्वों के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न की ओर। देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न संख्या 15 आप देखिए कि पादपों में जल का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है। बताइए पादपों में जो जल का परिवहन होता है ना वो किस प्रक्रिया से होता है। क्या विसरण प्रक्रिया से होता है, या प्रासरण प्रक्रिया से होता है, या फिर ट्रांसपिरेशन पुल से होता है, या फिर सक्रिय परिवहन से होता है। तो साथियों देखिए पादपों में न जल का परिवहन कौन सा प्रक्रिया, तो आपका हो जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल। क्या हो जाएगा साथियों, ट्रांसपिरेशन पुल हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसपिरेशन ना ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, इसको अगर आप हिंदी में लिखिएगा ना साथियों तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। हिंदी में इसको वाष्पोत्सर्जन इसको बोला जाता है हिंदी में। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ना साथियों कि पत्तियों द्वारा क्या होता है कि जल, जो पौधों में जो जल होता है उस जल को क्या करता है वायुमंडल में वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, और इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। देखिए पत्तियां ऊपर होता है, जब वो क्या करता है कि पानी को अपनी ओर खींच करके फिर उसको पानी को वाष्प के रूप में जब बाहर निकाल देता है, तो फिर क्या होता है कि उस स्थान को भरने के लिए फिर क्या होता है साथियों, नीचे से पानी सब ऊपर आता है। इसीलिए क्या बोलेंगे कि पादप में जल का जो परिवहन होगा वो किस प्रक्रिया द्वारा, तो वो हो जाएगा साथियों ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न या 16 आपका है
16वां प्रश्न कि रक्त में हीमोग्लोबिन किससे जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बताइए रक्त में हीमोग्लोबिन जो है वो किससे जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या वो प्लाज्मा से जुड़कर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर, या फिर साथियों लौह तत्व से जुड़कर, या फिर अमीनो एसिड से जुड़कर। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए रक्त में ना हीमोग्लोबिन आपका किससे जुड़कर, तो वो ऑक्सीजन से जुड़कर, किससे साथियों, सॉरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन किससे जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन, तो वो आपका हो जाएगा लौह तत्व यानी आयरन के साथ जुड़ करके। किसके साथ साथियों, आयरन के साथ जुड़ करके वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और यहाँ से ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपका लोहा ही पाया जाता है यानी आयरन पाया जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है साथियों, ये आपका हीमोग्लोबिन के मौजूदगी की ही वजह से खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। 16 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या 17 आप देखिएगा कि डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना किसने प्रस्तावित की थी। देखिए ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने प्रस्तावित की थी। क्या साथियों हर्शे और चेस ने, या फिर डार्विन ने, या फिर वाटसन और क्रिक ने, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो देखिए डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी द्वि हेलिक्स संरचना ये आपका वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा क्या, 17 का सी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि किसी द्रव्य के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या दर्शाती है। देखिए किसी द्रव्य में के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या दर्शाती है। क्या इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या आयतन को दर्शाती है, या फिर परमाणु की संख्या को दर्शाती है, या फिर द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है, या फिर आयनिक क्षमता को दर्शाती है। तो देखिए साथियों जो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है साथियों। इस बात को आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है यानी परमाणु संख्या वो क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है साथियों। इसीलिए हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको दर्शाता है, परमाणु संख्या को दर्शाता है। तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 18 का बी हो जाएगा कि यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या किसको दर्शाती है, तो आपका परमाणु संख्या को दर्शाती है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर। देखिए 19वां प्रश्न आपका है कि हाइड्रोजन गैस को परीक्षण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बताइए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या लिटमस पेपर का, या फिर मैग्नेट का, या फिर माचिस की जलती तीली का, या फिर तराजू का। तो देखिए साथियों हाइड्रोजन गैस को परीक्षण करने के लिए ना किस यंत्र का, तो माचिस की जलती तीली का उपयोग किया जाता है। किसका, माचिस की जलती तीली का उपयोग किया जाता है। अब देखिए माचिस की जलती तीली का जब उपयोग किया जाता है तो यहाँ से ना एक साउंड निकल के आता है, और वो कैसा साउंड होता है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा साउंड, तो पॉप साउंड। कौन सा, पॉप साउंड निकल के आता है। जब इसका एक्सपेरिमेंट करता है साथियों कौन सा साउंड आता है, पॉप साउंड आता है। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि पॉप साउंड किसके एक्सपेरिमेंट में निकल के आता है। तो ध्यान रखिएगा जब हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया जाता है तो किसका इस्तेमाल, माचिस की जलती तीली का। और जब माचिस की जलती तीली का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ से कैसा साउंड निकल के आता है साथियों, वहाँ से आपका पॉप साउंड आता है। कैसा, पॉप साउंड आता है। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न की ओर। देखिए 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है साथियों कि जब दो तरंगें मिलती है तो उनका प्रभाव बढ़ता है, तो क्या होता है। बताइए जब दो तरंगें आपस में मिलती है तो उनका प्रभाव बढ़ता है तो क्या होता है। क्या साथियों वैधीकरण होता है, या फिर विवर्तन होता है, या परावर्तन होता है, या अपवर्तन होता है। फटाफट इस सवाल का आप जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों जब दो तरंगें मिलती है ना तो उनका प्रभाव बढ़ता है तो क्या होता है, वो हो जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है साथियों, प्रकाश का व्यतिकरण। और आपके एग्जाम में प्रकाश के व्यतिकरण से ना सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं कौन सी है। तो जैसे देखिए साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, यानी साबुन का जो बुलबुला होता है ना साथियों वो आपको कैसा दिखता है, रंगीन दिखता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना वो कौन सा घटना के कारण होता है, वो आपका व्यतिकरण के ही कारण होता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन, साबुन के बुलबुले का जो रंगीन दिखना ना साथियों वो आपका व्यतिकरण घटना के आधार पर ही होता है। इन सभी बातों को भी नोट कर लीजिएगा साथियों। ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो बताइए 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहें, बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम होगा साथियों। बस मेहनत करते जाएं क्योंकि मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। आपका मेहनत आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय